हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ क्यारम साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसकी हम एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे वन वीडियोज़ में। सेकेंड वीडियो हमारी किंगडम मोनेरा की आएगी, देन उसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ओके, एंड समरी ऑफ द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। बिना टाइम को वेस्ट करें हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organism। मतलब ये कहने का है कि मतलब बहुत ही पहले से ये चलता चला आ रहा है कि बहुत सारे अटेम्प्ट्स लिए गए हैं क्लासिफिकेशन के लिए। ये कोई एक ही बार में ऐसा नहीं हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको क्लासिफाई कर दिया गया। ये कितनी बार साइंटिस्ट ने और जो पहले के लोग थे उन लोग ने क्लासिफिकेशन जो किया था, उन्होंने बहुत ही अलग अलग कैरेक्टर्स के ऊपर, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड किसी ने तो यूजेस ऑफ के ऊपर भी किया था कि क्या उनके यूजेस हैं, उसके आधार पर भी उन्हें क्लासिफाई किया था। यानी कि ये क्लासिफिकेशन प्रोसेस है, ये एक बार में नहीं हुआ है, इसको बहुत बार कर करके आज हमें सक्सेसफुल एक क्लासिफिकेशन मिला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज डन instinctively, not using criteria that is scientific but born out of a need to use organism for our own use for food, shelter and clothing। वही चीज़ बोली गई कि जो पहले के लोग थे उन लोगों ने कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं यूज़ किया था। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आया था उनके यूजेस के आधार पे आया था कि उनको फूड उन कहाँ से मिल रहा है, या फिर उनको रहना कहाँ है, और उनको पहनना क्या है। इन तीन चीज़ों के आधार पर उन्होंने उस चीज़ को क्लासीफाई कर दिया था। ठीक है, फिर क्या बताया जा रहा है। अरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू a more scientific basis for classification। ये कहा जा रहा है कि जो अर्लीस्ट एरिस्टोटल थे उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन को उन्होंने लिया साइंटिफिक बेसिस के आधार पर। सबसे पहले किसने किया था, तो वो एरिस्टोटल साहब थे। उन्होंने क्या किया था कि जो है साइंटिफिक बेसिस के आधार पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। तो उन्होंने किस आधार पर किया था, देखते हैं। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्रीज, श्रब एंड हर्ब। मतलब उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सिंपल कैरेक्टर्स लिए थे जो कि मॉर्फोलॉजिकल थे। और मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है कि उनको कैसा अपीयरेंस दिख रहा है, जो उनको बाहर से दिख रहा था, कलर, टेक्सचर, स्ट्रक्चर या उनकी हैबिट, ये सब जो कुछ चीज़ें हैं, तो उनका मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स थे उसके आधार पर उन्होंने साइज, शेप के आधार पर उन्होंने क्लासीफाई कर दिया। कोई एनाटॉमिक कैरेक्टर्स उन्होंने यूज़ नहीं किए थे क्योंकि ये फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस था। तो उन्होंने जितना अटेम्प्ट किया, क्लासीफाई ट्राई किया, वही बेस्ट था उस टाइम के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि जो प्लांट्स थे उनको उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ट्री, श्रब एंड हर्ब। और फिर उन्होंने क्या किया, ही ऑल्सो डिवाइड एनिमल इंटू 2 ग्रुप्स। और उन्होंने जो एनिमल्स थे उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जैसे एनिमा और एनिमा। मतलब जिसके पास रेड ब्लड सेल होगा और तो वो रहेगा, और जिसके पास रेड ब्लड सेल नहीं होगा तो वो, मतलब दो इन्होंने एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फिर क्या था, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज डिड नॉट हैड। मतलब जिसके पास रेड ब्लड होगा उसको एक कैटेगरी में कर दिया और जिसके पास नहीं है उसको एक कैटेगरी में कर दिया। तो यानी कि इन्होंने प्लांट और ट्री, जो हमारे एनिमल्स थे उनको, प्लांट्स को इन्होंने 3 कैटेगरी में किया और एनिमल्स को इन्होंने 2 कैटेगरी में किया। ओके, फिर हमारे आए लीनियस साहब। लीनियस जी ने क्या किया, इन लीनियस टाइम 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लीनियस के समय पर जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, विद प्लांट एंड एनिमेलिया रिस्पेक्टिवली था ही। ठीक है, क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो क्या था, किंगडम वॉज डेवलप्ड दैट इंक्लूड्स प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। लीनियस के टाइम पर क्या हो रहा था कि उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को मतलब डिवाइड कर दिया गया था और उनके लिए अलग अलग किंगडम बना दिए गए थे रिस्पेक्टिवली। उनको मतलब एक रिस्पेक्ट दी थी कि प्लांट्स में सारे प्लांट्स रहेंगे और एनिमल्स में एनिमल्स रहेंगे। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द, जो ये सिस्टम था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये क्या क्या चीज़ों को डिफरेंट नहीं कर पा रहा था, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था, अलग नहीं कर पा रहा था। इसमें सब चीज़ खिचड़ी बनी हुई थी, सब कुछ मिला हुआ था। तो वो क्या चीज़ें थी,
द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। मतलब इसमें जहाँ यूकैरियोट्स हैं तो वहाँ प्रोकैरियोट्स भी एक साथ रखे हुए हैं, ठीक है। फिर क्या था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों ही एक साथ रखे हैं, यूनिसेलुलर भी हैं तो वो भी एक साथ रखे गए हैं, मल्टीसेलुलर हैं तो वो भी एक साथ रखे गए हैं, ठीक है। फिर क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई। मतलब कि फोटोसिंथेसिस जो करते हैं उनको भी उसी में कैटेगरी में डाल दिया और नॉन फोटोसिंथेसिस वालों को भी इसी में डाल दिया। जैसे कि फोटोसिंथेटिक जो ग्रीन एल्गी बोला जा रहा है, तो ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक करती है और फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं करती है बिकॉज उसके पास पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि कुछ इसमें कह सकते हैं कि इसकी एडवांटेजेस थी जो कि फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन को, जिसकी वजह से फिर और साइंटिस्ट ने ट्राई किया होगा कि हम मतलब कुछ नया करते हैं और डिस्टिंग्विश करते हैं प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स इन सबको अलग अलग करते हैं, तो और भी किंगडम्स आए थे, ठीक है। फिर देखते हैं क्या हुआ। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल्स। जो क्लासिफिकेशन हुआ था प्लांट्स और एनिमल्स में वॉज ईजली डन एंड वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड। मतलब वो बहुत ही ईजी था कि हाँ समझ गए कि प्लांट्स में प्लांट्स रहेंगे, एनिमल्स में एनिमल्स रहेंगे। उसमें ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ हो या बहुत ज़्यादा उसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर क्या था, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरीज। लेकिन इसमें क्या था कि उन्होंने प्लांट और एनिमल को मतलब उसके अंदर डाल तो दिया था कि हाँ एनिमल्स में एनिमल्स रहेंगे और प्लांट्स में प्लांट्स रहेंगे, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो ना ही प्लांट्स में रखे जा सकते हैं ना ही एनिमल्स में। तो वो चीज़ को उन्होंने कोई कैटेगरी नहीं दी कि उसको कहाँ रखना है। फिर क्या हुआ कि हेंस टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन जो जो मतलब कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो यूज़ किया गया लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसको यूज़ किया गया था। लेकिन बाद में जो लोग आए उन्हीं ने सोचा कि मतलब इसमें कुछ तो कमियां हैं तो उनको क्यों ना पूरा किया जाए, तो उन्होंने फिर और किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 4th किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 5th किंगडम क्लासिफिकेशन आया। तो ये सारे किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आते गए थे। फिर क्या हुआ था यहाँ पर कि बेसाइड्स ग्रुप मॉर्फोलॉजी एंड नीड वाज आल्सो फिल्ड फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये चीज़ तो इसमें थी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो थे वो इसमें इंक्लूड किए गए थे, लेकिन और भी चीज़ों की नीड थी, रिक्वायरमेंट थी कि इसमें अगर जैसे कि ये सब चीज़ें अदर कैरेक्टर्स होते लाइक जैसे कि सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया होता, नेचर ऑफ सेल वॉल के बारे में बताया गया होता, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया होता, या हैबिटेट है, या मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, एक्सेट्रा। ये सब किसी के भी बारे में इनको बताया नहीं गया था। तो ये सब चीज़ें थी जो इस किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हो रहे थे तो उसमें मतलब ये चीज़ों की कमी थी, तो इसलिए नए किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आए हैं। क्लासिफिकेशन मतलब बहुत बार किया गया है और नई नई चीज़ें लाई गई, ट्राई किया गया कि ये बेस्ट है, तो उससे बेस्ट कुछ मिला तो फिर वो नया चेंज हो गया, वो 3 से 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेंस। मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए था, ठीक है। हालांकि अंडर गॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं टाइम के साथ साथ क्लासिफिकेशन सिस्टम में। दो द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर डिफरेंट सिस्टम। तो इसके अंदर भी सिस्टम में प्लांट और एनिमल जो किंगडम सिस्टम था इन दोनों में भी डिफरेंस हुए हैं और बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। The understanding what groups organism include under these kingdoms have been changing। तो अगर हमें किसी मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में अंडरस्टैंड करना है, उसके बारे में जानना है, उसके बारे में समझना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है। तो इसलिए ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई दिस किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ठीक है। द नंबर ऑफ नेचर एंड अदर किंगडम हैव ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंट साइंटिफिक ओवर द टाइम। बहुत सारे साइंटिस्ट आए टाइम के साथ साथ, उन्होंने इसके अंदर चेंजेस किए और बेटरमेंट लाई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में। फिर क्या बताया जा रहा है, आर एच विटेकर 1969 में प्रपोज्ड अ 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब भाई इनको मत भूलना क्योंकि आज जो हम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं ना वो इन्हीं का दिया हुआ पढ़ते हैं, तो ये चीज़ तो हमेशा याद रखना, ठीक है।
तो आर.एच. व्हिटेकर जो थे 1916 में इन्होंने प्रपोज किया था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, और ये क्लासिफिकेशन सिस्टम मोर सफिशिएंट था। इन्होंने हर चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब किया। आज भी हम इसी को ही मानते चले आ रहे हैं, ठीक है, यही किस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। द किंगडम सिस्टम डिफाइंड बाय हिम वेयर नेम्ड, इन्होंने जो किंगडम सिस्टम डिफाइन किए थे उन्होंने इसका नाम क्या क्या रखा था, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये 5 इन्होंने किंगडम रखे थे, और इन पाँचों में ही इन्होंने क्लासीफाई कर दिया गया था पूरे ऑर्गेनिज्म को ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड, इन्होंने कौन कौन से क्राइटेरिया यूज़ किया था जो मेन था इनके ये सिस्टम में, जो कि क्लासिफिकेशन किया था इन्होंने, तो वो मेन क्राइटेरिया क्या क्या थे, तो वो था सेल स्ट्रक्चर सबसे पहला, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल स्ट्रक्चर कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब उसमें किस तरह का हो रहा है, हेट्रोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक, ये सब चीज़ें इसमें इन्होंने देखी। फिर क्या था, रिप्रोडक्शन देखा इन्होंने कि किस तरह से हो रहा है, सेक्सुअल हो रहा है कि सेक्सुअल हो रहा है, बाइनरी हो रहा है कि फिजन हो रहा है, मल्टीपल फिजन हो रहा है, वेजिटेटिव हो रहा है, मतलब ऑल ऑफ दोज थिंग इन्होंने हर चीज़ को डिस्क्राइब किया। बहुत टाइम लिया बट बहुत अच्छे से किया था। एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और ये भी चीज़ बताई इन्होंने कि ये अपने एंसेस्टर से कितने मैच करते हैं, मतलब जो इनके पूर्वज थे, जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनसे इनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, वो इनसे कितना मिलते जुलते हैं, या कौन सा ऐसी चीज़ है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती चली आ रही है और वो हर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी में पाई जा रही है, ठीक है। फिर क्या था, टेबल 2.1 में इन्होंने बताया है, अब हम इसको पढ़ेंगे। कंप्रिसाइज अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो इन्होंने टेबल जो 2.1 है इसमें बताया। मैंने पहले टेबल क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि जब ये हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, तो जब यहाँ पर आपको मतलब बताया जाएगा तो मैं इसको पढ़ाऊँगी, ताकि आपको पढ़ने में और अच्छे से समझ में आए कि आखिर बताया क्या जा रहा है, ठीक है। तो अब हम इस टेबल को पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि इस टेबल में क्या बताया जा रहा है। गिवन कंपैरिजन अकाउंट, इन्होंने कंपैरिजन अकाउंट दे दिया गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कि क्या चीज़ इसमें सिमिलर है, क्या डिसिमिलर है, किस में क्या चीज़ पाई जाती है, तो ये सब हम देखने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। टेबल 2.1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम। चलिए हम अब जानते हैं, एक एक करके सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे 5 किंगडम की। तो हमारे पास इधर कैरेक्टर्स दे दिए गए हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, और ये सारे 5 किंगडम्स दिए गए हैं। तो ये देखा जाएगा कि किस किंगडम में ये कौन सा कैरेक्टर किस प्रोसेस से होता है या कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो हमारा सेल टाइप है, वो मोनेरा में हम देखते हैं कि किस तरह का सेल टाइप होता है, मतलब सेल किस तरह का पाया जाता है। तो मोनेरा में जो सेल पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक जो होता है, प्रो मतलब होता है बहुत पहले, और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब जो बहुत पहले आए हैं जो सेल्स हैं, तो ये वो होते हैं प्रोकैरियोटिक। फिर प्रोटिस्टा में हमारा यूकैरियोटिक पाया जाता है, जिसके अंदर डेवलप्ड हर जितने भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ऑर्गन जितने भी बाउंड होते हैं, जो भी ऑर्गन्स हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं, वो सारे मतलब न्यूक्लियर बाउंड होते हैं, ठीक है। तो हमारे मोनेरा में प्रोकैरियोटिक पाया जाता है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी में भी यूकैरियोटिक पाया जाता है, एनिमिलिया में भी यूकैरियोटिक। सिर्फ और सिर्फ किसमें हमारे प्रोकैरियोटिक पाया जाता है, मोनेरा में। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले कौन आया था, मोनेरा आया था, ठीक है। मोनेरा किंगडम के सारे ऑर्गेनिज्म सबसे पहले आए थे, देन उसके बाद प्रोटिस्टा, देन उसके बाद फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। एनिमिलिया में हम भी आते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि सेल वॉल इन सब के अंदर किस तरह से पाई जाती है। तो मोनेरा में जो सेल वॉल पाई जाती है वो नॉन सेल्यूलर होती है, ठीक है, और पॉलीसेक्राइड प्लस एमिनो एसिड की बनी होती है, ठीक है। और क्या है, ये नॉन सेल्यूलोजिक लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जा रहा है कि जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है सम्स में, मतलब किसी में प्रेजेंट होती है, किसी में नहीं, हर किसी में नहीं प्रेजेंट होती है कि प्रोटिस्टा में सब में प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं है। प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स होते हैं जिसमें प्रेजेंट होती है, जैसे कि डायटम्स हो गया, डायनोफ्लैजिलेट्स हो गया हमारा। फिर क्या है कि हमारी जो सेल वॉल फंजाई में किस तरह से प्रेजेंट होती है, तो प्रेजेंट होती है जो हमारी सेल वॉल वो काइटिन की होती है, जो बनी होती है, और काइटिन इज ऑल्सो नॉन सेल्यूलोजिक वॉल, ठीक है। फिर क्या बताया जा रहा है कि प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है, और एनिमल्स में तो सेल वॉल एब्सेंट ही होती है, ओके।
फिर क्या बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में कैसी होती है। तो हमने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें जो भी न्यूक्लियस होता है या जो भी ऑर्गेनिल्स होते हैं हमारे सेल के अंदर, उसके पास न्यूक्लियर बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। इट मीन्स कि प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। फिर प्रोटिस्टा में हमारे क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तभी तो वो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक सेल जो हमारा है वेल डेवलप्ड है, और इसके अंदर जो जितने भी हमारे सेल्स होते हैं वो सब न्यूक्लियर सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स पाई जाती हैं वो सब न्यूक्लियर बाउंड होती हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर प्रोटिस्टा के अंदर हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और सब में यूकैरियोटिक है तो इसलिए हमारे पास सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। फंजाई में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्लांटी में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एनिमेलिया में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो ये देखते हैं कि मोनेरा के अंदर कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो मोनेरा के अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ये सेल्यूलर टाइप होता है, मतलब सेल से बनी होती है पूरी बॉडी इनकी। सेल से क्या, सेल से बनी होती है, मतलब सेल से बनी होती है, ठीक है। प्रोटिस्टा में भी सेल से बनी होती है, और जो फंजाई है वहाँ पर आते हैं मल्टी सेल्यूलर और लूज टिश्यू, वहाँ पर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। प्लांटी जो होता है वहाँ पर हमारा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है, प्लांट्स में हमारे टिश्यूज आते हैं, ठीक है। और हमारे जो एनिमेलिया है इसमें टिश्यू भी आते हैं, ऑर्गन भी आते हैं, और ऑर्गन सिस्टम भी आता है, ठीक है। फिर देखते हैं हमें कि हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किस तरह से पाया जा रहा है इन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो हमारा जो फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हमारा मोनेरा के अंदर होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक मीन्स होता है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और कीमोसिंथेटिक होता है, इट मीन्स कि वो खाना अपना केमिकल्स के थ्रू ये बनाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर्स हो गए, ठीक है, या इनऑर्गेनिक मैटर्स हो गए। फिर क्या है कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा कैसा है, और एक फोटोसिंथेटिक देखा जाता है, मतलब वो सनलाइट के प्रेजेंस में भी अपना खाना बना लेते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक भी देखा जाता है कि वो हाँ किसी पे डिपेंड हैं, प्लांट्स पर या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, उनके लिए वो उनका फूड हो जाता है। फिर सेप्रोफाइट भी देखा गया है इसके अंदर, मोनेरा के अंदर। सेप्रोफाइट का मतलब होता है कि वो डेड एंड डिकेइंग जो चीज़ें होती हैं, जो हमारा सड़ा गला खाना होता है उसके ऊपर ये अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होता है, ठीक है, तो उससे ये न्यूट्रिशन लेते हैं। फिर पैरासाइट भी देखे जाते हैं इसके अंदर, मतलब कि ये किसी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर रहते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन को लेते हैं। बॉडी के अंदर रह के भी ले सकते हैं, बॉडी के ऊपर भी रह के ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया है वो हमारा किंगडम मोनेरा के अंदर देखा गया है। फिर हम बात करते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह का होता है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, मतलब वही चीज़ें कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और फोटोसिंथेटिक होता है, कि मतलब वो सनलाइट के प्रेजेंस में भी खाना बना सकते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक मतलब दूसरे पे भी डिपेंड रह सकते हैं, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ठीक है। और फिर फंजाई में हम देखते हैं कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किस तरह से होता है। तो फंजाई जो है हेट्रोट्रॉफिक होती है, मतलब वो दूसरों पर डिपेंड रहती है अगर कोई चीज़ है, और एक सेप्रोफाइटिक होती है, तभी तो वो डेड एंड डिकेइंग चीज़, ब्रेड रखी हो या कहीं रोटी रख दो, आप कोई भी चीज़ रख दो तो उसके ऊपर आ जाती है, फंगस लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि सेप्रोफाइटिक फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और पैरासिटिक भी होती है, मतलब किसी लिविंग होस्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर मतलब ये फंगस कर सकती है। आपने देखा होगा स्किन के ऊपर कहीं कहीं पे कहते हैं लोग दाद हो गया, तो वो सब किसकी वजह से होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। ओके, फिर हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट में। तो प्लांट्स तो ऑब्वियसली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो दूसरे पर डिपेंड्स नहीं होते, और वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। ओके, फिर एनिमल्स की बात होती है, तो एनिमल्स ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, बिकॉज वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते हैं, वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं।
ये जो एनिमल्स होते हैं या तो ये प्लांट पर डिपेंड होते हैं या फिर अदर एनिमल पर, यानी कि ये डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, इसीलिए इनको हेटेरोट्रॉफिक कहा जाता है। ठीक है। और फिर ये सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग चीज़ों के ऊपर अपना खाना बना, मतलब उनके लिए वही खाना होता है, वो उसी के ऊपर रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो किंगडम 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो ये चार्ट है, ये डायग्राम बेस्ड जो कंपैरिजन था, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट, देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। The three domain system has also been proposed that divided the kingdom Monera into two domain। ये चीज़ बताई जा रही है कि एक बार और ऐसा हुआ कि 3 डोमेन सिस्टम बनाया गया। मतलब ये कहा गया कि जो है जो किंगडम मोनेरा था उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। तो वो क्या थे कि लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक इन द थर्ड डोमेन एंड देयर बाय 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने क्या किया कि 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की सिस्टम बना दिया। पर जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक के नहीं चला है। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसलिए नहीं चला क्योंकि हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हर चीज़ वो मिल रही थी। सिर्फ इन्हीं ने क्या किया, सब कुछ वैसे ही रखा, सिर्फ मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसलिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की कुछ और भी चीज़ें थी। तो मेन जो हम मानते हैं वो अब तक के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ही मानते हैं। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम डिटेल इन हायर क्लास। तो 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम को आपको अभी नहीं पढ़ना है, इसके बारे में दिया भी नहीं गया ज़्यादा। ये आपको पढ़ना है अपने क्लास, हायर क्लासेस होंगी जो आपकी 12th के बाद, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। ये आपको बता दें कि जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था, तो वो कार्ल वूज ने दिया था। वो बेसिस क्या था उनका, डीएनए सीक्वेंस ऑफ 16 RNA। मतलब ये चीज़ कहने की है कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को आपको नहीं पढ़ना है अभी, हायर क्लासेस में इसकी स्टडी कराई जाएगी आपको। ठीक है, बस एक ये चीज़ थी कि कार्ल वूज ने ही इसको मतलब दिया था। ओके, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमें सिर्फ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही देखना है। तो क्या बताया जा रहा है कि द इशू एंड कंसीडरेंस issues and consideration that influenced the classification system. Earlier classification system include bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, fern, gymnosperm and angiosperm under plant। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था वो ये सब इंक्लूड कर रहा था। उसके अंदर बैक्टीरिया, ब्लू-ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, जिम्नोस्पर्म, फंस, एंजियोस्पर्म, ये सब किसके अंदर थे, सिर्फ और सिर्फ एक किंगडम में थे जो कि था किंगडम प्लांट। ठीक है, but the characters that unified the whole kingdom was that all organism include had cell wall in their cells। मतलब ये चीज़ बताई जा रही है कि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स थे वो इंक्लूड कर दिए गए थे कि अगर किसी के पास सेल वॉल है तो वो भी इसी के अंदर उन्हें रख दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। फिर दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफरेंट अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि अदर कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच नहीं करते थे कुछ चीज़ें के अंदर। तो इट ब्राउट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विल अदर ग्रुप्स। तो उन्होंने क्या किया कि प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया था या अदर ब्लू ग्रीन एल्गी जो थी उनको उन्होंने क्या किया, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उनके लिए उन्होंने अदर ग्रुप्स बना दिया था। फिर विच वेयर यूकैरियोटिक इज ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो यूकैरियोटिक था उन्होंने वो किसके अंदर रख दिया था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रख दिया था। फिर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वंस से द एग्जाम्पल, जैसे कि मल्टीसेलुलर में क्या हो जाएगा अगर हम एग्जाम्पल बताएं तो क्लामाइडोमोनास एंड स्पायरोगैरा वेयर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी। तो इसमें जो क्लामाइडोमोनास थे और स्पायरोगैरा था उन्हें किसमें रख दिया गया था, अंडर एल्गी के अंदर रख दिया गया था। The classification system did not different between heterotrophic groups and fungi। तो क्या चीज़ थी कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा था, इसमें हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप हेट्रो डिफरेंस नहीं बता पा रहा था कि हेट्रोट्रॉफिक जो थे ग्रुप फंजाई जैसे हो गया हमारा और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन एल्गी हो गया, उसमें कोई डिफरेंस नहीं बता पा रहा था। दो दे ऑल्सो शो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस इन देयर वॉल कॉम्पोजिशन। और जो कि शो कर रहा था कि इनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिफरेंस इनके सेल वॉल कॉम्पोजिशन में।
फिर भी इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं बताया जाता। जैसे कि फंजाई हैड काइटिन, तो मतलब कि मान लेते हैं जो, जैसे कि हम जानते हैं कि फंजाई के पास क्या होती है, सेल वॉल काइटिन की बनी होती है इन देयर वॉल्स, वाइल द ग्रीन एल्गी प्लांट्स हैड सेल्यूलोजिक सेल वॉल। और जो ग्रीन एल्गी प्लांट्स थे उनकी जो वॉल थी तो वो सेल्यूलोजिक की थी। तो ये सब डिफरेंस नहीं बता पा रहा था वो, ठीक है। व्हेन सक्सेस कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर कंसीडर्स द, तो इसीलिए अगर इन सब चीज़ों को सच एज कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर कंसीडर, अगर हम ये सब चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करते हैं तो हमें क्या करना था कि द फंजाई वेयर प्लेस्ड अ सेपरेट किंगडम, इसीलिए इन लोगों ने फंजाई को क्या किया, अलग इनके लिए किंगडम बना दिया जिसे कि किंगडम फंजाई कहते हैं। फिर ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा, यानी कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे वो सब इन्होंने किसके अंदर रख दिए थे, किंगडम मोनेरा के अंदर रख दिए गए थे। और द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस्ड इन द प्रोटिस्टा, तो हमारे जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है उसके अंदर, जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा होता है उसके अंदर इन्होंने किस तरह के ऑर्गेनिज्म को रखा है, तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रख दिया है। फिर किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लामेडोमोनास क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद प्लांट, जो कि एक एल्गी है लेकिन किसके अंदर रख दी गई थी, प्लांट्स के साथ रख दी गई थी। बोथ हैविंग सेल वॉल, और उन दोनों के पास ही सेल वॉल होती है। विद पैरामीशियम एंड अमीबा विद वेयर अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम, मतलब पैरामीशियम अमीबा को किस में रख दिया गया था, एनिमल किंगडम के अंदर रख दिया गया था। तो यही चीज़ें थी जिसके पास विच लैक ऑफ सेल वॉल, एनिमल किंगडम में लैक ऑफ सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन, ये सब किस में था, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में था। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखना कि शायद आपको यहाँ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया होगा कि हम अभी तो अर्लियर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ के आए थे, फिर उसके बाद हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को स्टार्ट कर दिया था, फिर हमें अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है। वो इसलिए कि इन्होंने पहले आपको बताया कि अर्लियर क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था, देन उसके बाद इन्होंने बताया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था, फिर उन्होंने ये बताया कि अर्लियर क्लासिफिकेशन की क्या डिसएडवांटेजेस थी, क्या कमियां थी, जिसको पूरा करने के लिए हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को लाए हैं, जो कि स्टार्ट होगा किंगडम मोनेरा से। इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन फिर से दिया कि आप ये चीज़ जान लो कि आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना ही क्यों है, क्योंकि ये सब कमियां इसके अंदर थी। तो इन्होंने 2 बार मतलब ये चीज़ दी है, बीच में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि इसमें कंफ्यूज मत होना कि हम जो डिसएडवांटेजेस बता रहे थे तो क्या ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की थी, नहीं, ये अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम की ही बात हो रही थी, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं, अब बताया जा रहा है कि different with this kind of happens because criteria classification change kept place future depending on the improvement, this kind changes will take place, यही तरह के चेंजेस को इन्होंने उठाया, फिर क्या किया, इनको प्लेस किया इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आउट अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यही सारे कैरेक्टर्स को इन्होंने उठाया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को एकदम अच्छे तरीके से, सही तरीके से बनाया और उसके अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूड की गई ताकि आप जब फ्यूचर में कभी पढ़ो तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको उसके सेल स्ट्रक्चर को और उसके इम्प्रूवमेंट को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके अच्छे से आप जान सको, समझ सको और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी जान सको। इसीलिए इसके अंदर ये सारे कैरेक्टर्स को उठाया गया और अच्छे से इनको एक जगह पर प्लेस किया गया जिसकी जहाँ पर ज़रूरत थी और अच्छे से क्राइटेरिया ग्रुप कर दिया गया था, ठीक है। फिर क्या है, ओवर अ टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड अप ऑफ इवॉल्व classification system which reflect not only the morphological, physiological and reproductive similarities but is also phylogenetic similarities, मतलब ये बताया क्या कि फिर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो उसमें इन्होंने ना सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स लिए, पर इन्होंने उसके साथ साथ फाइलोजेनेटिक भी लिया, मतलब वो कितने किससे मैच करते हैं अपने पूर्वजों से, ये सब चीज़ें भी इन्होंने देखी। ये क्या था, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसको ही कहते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब ये पिछले लोगों से कितने मैच करते हैं, अपने ही पीढ़ी से कितनी पीढ़ी टू पीढ़ी इनके कैरेक्टर्स वापस आ रहे हैं, ठीक है। फिर क्या था, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी
आप समझ लीजिए अब बताया जा रहा है चैप्टर के बारे में। मतलब अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आखिर पढ़ना क्या है, ठीक है, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आखिर बनाया क्यों गया है। देखिए ये एक इंट्रोडक्शन जो होता है ये एक बेस होता है जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हाँ आप पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो आपको आगे पढ़ने में और भी मज़ा आता है। इसलिए इंट्रोडक्शन छोटा सा देना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने क्या किया है कि जो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी उसको सेपरेट ही बना दिया गया है, ताकि आप जब नेक्स्ट वीडियो जो किंगडम मोनेरा से हम स्टार्ट करेंगे तो एकदम माइंड फ्रेश होकर आप पढ़ो कि हाँ आपको पहले से आता है, ठीक है। In this chapter, we will study the characteristics of kingdom Monera, Protista, fungi of the Whittaker system classification। मतलब बताया जा रहा है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, जो कि हमारा विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब आप कहोगे कि किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी को क्यों नहीं पढ़ना, तो उसके लिए इन्हें अलग मतलब चैप्टर ही बना दिया गया, क्योंकि प्लांट और किंगडम हमारी लाइफ का ही सब कुछ है। हम प्लांट्स पर डिपेंड है तो प्लांट्स हम पर डिपेंड्स हैं। तो मतलब इसलिए बहुत वाइड वैरायटी हमारे प्लांट और एनिमल्स में है, और ये बहुत ही सक्सेसिव क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ देखी जाती हैं। इसीलिए जो किंगडम प्लांटी था उसको एक अलग किंगडम में मतलब चैप्टर दिया गया है, और जो किंगडम एनिमेलिया है उसके लिए अलग चैप्टर दिया गया है। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ 3 किंगडम पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। फिर क्या बताया जा रहा था, किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया कॉमनली रिफर्ड एट दिस द प्लांट एंड एनिमल किंगडम रिस्पेक्टिवली। वी विल डिटेल सेपरेटली इन चैप्टर 3 and 4। यही चीज़ बताई गई है, ठीक है। कि हम 3 और 4 चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। 3-4 चैप्टर में हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी को, 4th चैप्टर में हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया को। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और भी वीडियोस को पाने के लिए। आपको हम बता देंगे कि यहाँ पर क्लास 11-12 की बायोलॉजी एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जिस तरह से हमने आज की वीडियो में अगर आपको पढ़ाया, आपको समझ में आया, तो आप एक बार मेरे चैनल पर जा करके चेक ज़रूर करिएगा कि आखिर हमारी कैसे है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में और एज वेल एज अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एनसीईआरटी रीडिंग एनसीईआरटी के एक वर्ड को समझो। और यहाँ पर हम एक एक वर्ड को अच्छे से समझाते हैं, भले ही टाइम थोड़ा सा लग जाता है, पर हम किसी भी टॉपिक को ऐसे छोड़ते नहीं हैं, एक एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन समझाते हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाके ज़रूर देखना। क्लास 11-12 की बायोलॉजी एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगी। फुल एक्सप्लेनेशन है, फुल चैप्टर करा दिए गए हैं। और एक चीज़ और बता दें कि अगर आपको रिवीजन करना है, आप मतलब बुक प्रॉब्लम है पढ़ने में कि 1-1, 2-2 घंटे एनसीईआरटी रीडिंग कैसे करें, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी की ऑडियो बुक भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो एक बार जाके चैनल को चेक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वो भी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज प्लांट किंगडम। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।